हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। दिस इज अजीत चरण, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। फिर आगे चर्चा करते हैं हम। बहुत पिछली क्लासेज में हमने चर्चा किए थे डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन, और बहुत सारे राजवंश की चर्चा किए थे, बहुत सारे डायनेस्टी की चर्चा किए थे, बहुत सारे किंग्स, मौर्यन किंग्स की चर्चा किए थे। अब उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इतिहास के पन्नों में आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अब मगध डायनेस्टी से आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं, यानी कि इसको आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग जो डिस्कस किए थे वो लास्ट डिस्कशन हम लोग का था, वो था, हाँ, लास्ट डिस्कशन यहाँ तक हम लोगों ने किए थे। हम लोगों ने किए थे राष्ट्रकूट के बारे में डिस्कशन हो गया था, और बताया था कि इसमें समय कितने सारे काम हुए थे, है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं इतिहास के उस पन्ने को खंगालते हैं जहां से इतिहास भारत का एक बहुत ही दुखद दिन भी कहें कि बहुत, मतलब वहां से भारत का जो जो अच्छे दिन थे ना, वो जाने वाले समय आ गए थे, है ना। तो इस समय जो डायनेस्टी आती है वो आती है राजपूतों के हाथ में आती है। ठीक है, पूरा भारत पर अब राजपूतों का टाइम आने वाला है। ठीक है, राजपूत एरिया बनने वाला है। तो इस राजपूत के बारे में पहले जानकारी ले लें कि ये राजपूत है ना, राजपूत। पहले राजपूतों को जानने के पहले राजपूतों की कहानी सुन लेते हैं। जैसा पिछले डिस्कशन में, पिछले लेक्चर में हमने बताया था, हुआ क्या था कि बहुत सारे राजपूत जो यहाँ के थे, वो इंडियन राजपूत जिनको हम पढ़ते हैं उस इतिहास के पन्नों में, उस टाइम में, जबकि इंडियन के राजपूत की चर्चा आती है जो आर्यन थे। राजपूतों में कई कैटेगरी बट गई, कई हिस्से में राजपूत बट गए। और आर्यन की जब बात करते हैं तो आर्यन वो मूल इंडियन राजपूत जिनको क्षत्रिय कहा जाता था, वो क्षत्रिय राजपूत इंडियन जो थे वो मूल इंडियन आर्यन थे। ठीक है, अब मूल इंडियन आर्यन से राजपूत क्या हुआ कि इस समय गुप्त टाइम में क्या हुआ कि गुप्त टाइम में इंडिया जब आया तो इंडिया के गुप्त क्या हुआ, प्रोस्पेरस होने लगा। यानी कि इंडिया कांटेक्ट में आया था किसके, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ एशिया के कांटेक्ट में आया था। तो गुप्ताज के पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने शक डायनेस्टी वगैरह को पढ़ा था, शक कुषाण ये सब पढ़ा था, है ना। उसके कारण क्या हुआ था कि शक कुषाण वगैरह के कारण क्या था, बहुत इनरीच हो गया था। यानी मतलब गुप्ता टाइम डायनेस्टी के बाद जो हमने डायनेस्टी पढ़ा था, इस डायनेस्टी की चर्चा कर देते हैं। हमने इस चीज की चर्चा की थी, है ना। गुप्ताज के पहले हमने चर्चा की थी इस डायनेस्टी की, देख लें, थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। ठीक है, इस कुषाण शक वगैरह वंशों की चर्चा हमने की थी। ठीक है, तो हमने उस समय चर्चा में कहा था, बताया था कि क्या बताया था कि ये जो कुषाण वंश थे या शक वंश वाले थे, ये बाद में क्या हुआ, सेंट्रल एशिया वाले ये लोग थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। और यहाँ पर क्या बनाया था, यहाँ पर इन्होंने बनाया था एम्पायर बनाया था। फिर क्या हुआ था, इस एम्पायर के बनने के बाद, इस एम्पायर के बनने के बाद क्या हुआ कि बाद में वो इंटरमिंगल हो गए थे। चर्चा मैंने कहा था, तो इंटरमिंगल हो गए थे। इंटरमिंगल होने का मतलब वो यहीं के जो क्षत्रिय वर्ग में था, सेकंड लेवल का क्षत्रिय मैंने बताया था, उनको बोल करके सेकंड लेवल का क्षत्रिय मान करके वो इंटरमिंगल हो गया, यानी सब क्षत्रिय बन करके यहाँ पर हो गए थे। तो पहले आज चर्चा करते हैं कि क्षत्रिय कितने प्रकार के इंडिया में हुए। तो ये जो क्षत्रिय की चर्चा हम करते हैं, इसमें चर्चा हम कर लेते हैं कितने तरह के क्षत्रिय जो बाहर से लोग थे, जो इंडियन नहीं थे, जो क्षत्रिय बने थे, उसमें से कितने कितने कौन कौन थे। तो ये हूंस ये जो हूंस है ना, ये हूंस कौन थे, तो ऐसे भारत है ना, ये भारत है ऐसे। ठीक है, ये भारत है, इस नॉर्थ ईस्ट है भारत का। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट है भारत का, और इधर है इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर, इस तरह से भारत है। तो इधर से जो चाइना से जो एरिया पड़ता है ना, इस एरिया से हूंस आते थे। हूंस मैंने बताया था कि हूंस जो थे ना ये आए थे इधर से, और हूंस सेंट्रल गंगेटिक रीजन तक पहुंच गए थे। कब, स्कंदगुप्त के टाइम में। स्कंदगुप्त के टाइम में हमने बताया था, स्कंदगुप्त के टाइम में हूंस कहाँ आ गए थे, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल गंगेटिक रीजन तक आ गए थे। लेकिन स्कंदगुप्त इतने प्रभावशाली गुप्त वंश के शासक थे कि उन्होंने इन सब को मार खदेड़ा। ठीक है, इस कारण से वो उनको जमीन छोड़ करके भागना पड़ा। लेकिन इसमें से कुछ हूंस यहाँ पर लुक छुप करके स्टे कर गए थे। इधर मैंने बताया था कि सेंट्रल एशिया के कांटेक्ट में आने से इधर कौन कौन शक के वंश चला था, शाक्य वंश, और ये शक कैलेंडर जो आता है, विक्रम, है ना, ये सब शक और कुषाण वंश। तो वो सब भी क्या हुए थे, बाद में
इसी रिलीजन को, इसी मतलब क्षत्रिय बन करके इस एरिया में हो गए थे, आ गए थे। अब ये सारे क्या हो गए थे, सारे कालांतर में 100-200 वर्ष पर सारे राजपूत बन गए थे। ठीक है, सारे क्या कहला गए थे, राजपूत बन गए थे। अब राजपूतों की पहले इतने सारे राजपूत बन गए, तो वो कौन कौन बाहर थे, तो गुर्जर जो थे ना वो भी बाहरी थे जो कि राजपूत बने थे। शक वाले को मैंने बताया कि शक बाहरी थे, कुषाण बाहरी थे, सिंथियन, ये तीनों डायनेस्टी चला था, शक, कुषाण और सिंथियन, ये तीनों डायनेस्टी वाले कहां से थे, बाहर से आए हुए थे। ये बाहर से आए हुए लोग क्या बन गए थे, राजपूत बन गए थे। तो पहला जो आता है कि राजपूत की प्रजातियां कितनी बन गई थी, उसको डिस्कस कर लें। जो सिंथियन थे, सिंथियन डायनेस्टी वाले थे जो इंडिया को एक्सेप्ट कर लिए थे और इंडियन बन गए थे, उसमें से चौहान एक आता है। राजपूतों की जब प्रजातियां पढ़ेंगे तो उसमें चौहान भी राजपूत की एक कैटेगरी में आते हैं, चौहान राजपूत। ठीक है, उसी तरह से परमार राजपूत होता है ना। तो ये सब जो थे ना सिंथियन, ये चौहान बन गए थे, परमार बन गए थे, परिहान या परिहार जिनको कहते हैं ना, और एक एंड कुषाण भी कहते हैं। तो एक कुषाण, ये सब जो बने थे ना, यानी इतनी तरह के सिंथियान डायनेस्टी वाले राजपूत बन गए थे। इतने तरह की राजपूत सिंथियान डायनेस्टी, ये सारे सिंथियान डायनेस्टी वाले राजपूत हैं। तो ये सारे राजपूत बन गए थे सिंथियान डायनेस्टी वाले, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, इंडिया में राजपूत बढ़ गए, है ना। अब ये सारे राजपूतों की संख्या हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ के जो मूल है ना, मूल जो राजपूत जो आर्यन है, वो भी दो कैटेगरी में बटे हुए हैं, एक सूर्यवंशी राजपूत, एक चंद्रवंशी राजपूत। तो इनको आर्यन में तो ये सूर्यवंशी राजपूत थे, कुछ चंद्रवंशी राजपूत थे। ठीक है, उसके बाद पाल वंश, एक पाल डायनेस्टी में आया। तो उसमें जो प्रतिहार जो राजपूत, जिसको प्रतिहार राजपूत कहते हैं, उसमें गुर्जर प्रतिहार एक राजपूत कैटेगरी आती है, जिन्होंने भोज राजा को हटा हराया था, डिफेटेड, और मालवा में राष्ट्रकूट का निर्माण किया था, राष्ट्रकूट वंश बनाया था। ठीक है, डायनेस्टी बनाया था। तो ये सारे चीज हम जान गए कि ये सारे राजपूत इतने तरह से मिक्स हो गए थे हमारे कल्चर में, इतने तरह के राजपूत बन गए थे। ठीक है, तो अब इंडिया में क्या होगा, तो राजपूतों की बहुत सारी प्रजातियां हो गई थी। ठीक है, अब इस प्रजाति के बाद जो मेन आता है, जिसको राठौर कहते हैं, ये कहते हैं राजपूताना क्षेत्र है। राजपूताना क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जो राजस्थान वाला क्षेत्र है। यानी राजस्थान में जो राजपूतों की कहानी जो पढ़ते हैं, है ना, जिसमें बड़े बड़े योद्धाओं की कहानी पढ़ते हैं, वो कौन थे, राठौर। वो राठौर वाले थे, राठौर कहलाते थे। यानी राठौर कौन थे, राजपूताना क्षेत्र। राजपूताना क्षेत्र यानी कहाँ वाला है, यानी राजस्थान वाला, राजस्थान, इसीलिए उसको कहा ही जाता है राजस्थान, STHAN, राजस्थान। तो राजस्थान वाले क्या बन गए, राठौर कहलाए। चौहान, अभी चौहान दिल्ली में बहुत सारे मिलेंगे आपको। चौहान अजमेर और दिल्ली वाले क्षेत्र में, कौन बन गए, चौहान बन गए, चौहान, है ना, चौहान। इसके बाद परमार मालवा क्षेत्र कौन सा पड़ता है, तो ये गंगा नदी आप देख रहे हैं। तो गंगा नदी के ऊपर, गंगा जहां से गुजरती है, तो गंगा मतलब दो पार्ट में मैदानी क्षेत्र को अलग करती है। एक ऊपरी क्षेत्र यानी उत्तर का मैदानी क्षेत्र, एक दक्षिण का मैदानी क्षेत्र। तो उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है, नॉर्थ का जो मैदानी क्षेत्र है, वो मालवा कहलाता है। हिस्ट्री में उसको क्या कहते हैं, मालवा, या नॉर्थ गंगा वाला क्षेत्र में मालवा। परमार राजपूत जो है, परमार राजपूत किधर ज्यादा आपको मिलेंगे, तो नॉर्थ गंगा, यानी यूपी के नॉर्थन, यानी गंगा के नॉर्थन, या बिहार के नॉर्दर्न, यानी गंगा के पार वाले जो राजपूत मिलेंगे, वो कौन वाले, परमार राजपूत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो परमार राजपूत। उसके बाद चंदेल जो हैं, ये उड़ीसा क्षेत्र में जो राजपूत बने हैं, बुंदेलखंड जिसको कहते हैं ना, बुंदेलखंड यानी उड़ीसा वाला क्षेत्र। ठीक है, और उसके बाद ये सारे राजपूत की प्रजातियां भारत में बन गई। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये सब तो थे क्या, बाहर से कुछ इन्वेजन किए हुए थे, कुछ थे, और सब राजपूत बन के यहां रहने लगे, है ना, सब राजपूत हो गए। ठीक है, अब क्या हो गए, सिलोन किंग एंड मर्चेंट। हाँ, अब क्या हुआ, जब ये सब रह गए, तो अभी भी क्या होता था कि अरब कंट्री से, अब नजर क्या था किसको, अरब कंट्री से को, अरब कंट्री वाले। अभी वो जो एरिया हमारा ये है अफगानिस्तान वाला, ये भी अभी भी असुरक्षित है, अभी भी यहाँ से आतंकवादी आते जाते रहता है। तो अब अरब क्षेत्र से पूरा प्लान बन करके अब प्लानिंग चलने लगी भारत के खिलाफ फिर, है ना। तो मुसलमान कैसे आए उसकी चर्चा करते हैं। मुसलमान ऐसा नहीं हुआ कि गजनी आया सीधा दिल्ली पर कब्जा किया, या बाबर आया कब्जा कर लिया, मुसलमान आ गए फैल गए, ऐसी कहानी नहीं है। पूरी कहानी यह है कि धीरे धीरे मुसलमान कैसे इंडिया में आए,
उसकी पूरी कहानी मैं बताता हूं। हुआ क्या कि ये सारा क्षेत्र जब राजपूतों का बन गया तो यहां पर कई डायनेस्टी आ गई जो कि पूरे भारत पर, अब पहले तो नॉर्थ भारत में, नॉर्थ इंडिया में ही सारा राजपूत था, मतलब डायनेस्टी था, है ना, है ना। अब क्या हुआ कि चालुक्य वगैरह जो डायनेस्टी पढ़े थे, है ना, है ना, वो सब नॉर्थ इंडिया में था। अब वो डायनेस्टी क्या हुआ, इन्वेजन हुआ, मतलब साउथ इंडिया में था, साउथ दक्षिण भारत जो कि पठारी क्षेत्र जो हम चर्चा करते हैं उसमें राजपूतों का था, बाकी तो मगध था। ठीक है, तो मगध के अलावा अब हम चर्चा करेंगे क्या कि कैसे कैसे राजपूत इंडिया में आए, मतलब राजपूत के मुस्लिम कैसे आए, मुस्लिम आने का तरीका। तो मुस्लिम आने का तरीका मैं बताता हूं। मुस्लिम आने का तरीका देखिए, एक मैंने बताया कि ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र इधर से, तो इधर से क्या हुआ, तो इधर से क्या हुआ, प्लान बनाया क्या, इन्वेजन का, यानी चोर उचक्के आते थे जो कि अरब कंट्री से आते थे, यानी अफगानिस्तान वगैरह क्षेत्र से, जहां घाटियों से आते थे। ये सब क्या थे, ये सब चोर उचक्के थे और ये सब क्या करते थे, लुटेरे थे। एक तो लुटेरा आता था, इसी लुटेरे में से कुछ लुटेरे आप देखेंगे, एक दिल्ली के पास देखिएगा, एक गाजियाबाद एरिया है यूपी में। ठीक है, तो गाजियाबाद एरिया क्यों है, गाजियाबाद एरिया, इसका नाम गाजियाबाद क्यों है, गाजियाबाद एक सेंटर बन गया था, है ना, जहां से वो प्लान करते थे, यानी कि यहां पर सेंटर बना हुआ था हर जगह। अभी भी देखिए इजराइल में जाइए तो एक गाजा पट्टी है, यानी कि मेडिटेरियन सी की तरफ एक छोटा सा लैंड एरिया है जो कि इजराइल में ही कहीं पार्ट है, इजराइल में वो गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है। वैसे ही दिल्ली में गाजियाबाद, तो यहां पर गाजियाबाद में जो ये बाहरी लोग थे ना, ये आकर के धीरे धीरे, यानी कि जो अरब कंट्री वाले थे ना, वो यहां पर जम करके पूरी प्लानिंग करते थे। तो ये पूरा गाजियाबाद, गाजा उसी तरह का क्षेत्र था। ठीक है, तो एक गाजियाबाद बन गया। अब यहां के बाद देखिए इधर सिलोन, श्रीलंका, है ना, किधर किधर से देख वो एंट्री कर रहे थे, प्लान कर रहे थे। देख लिए यहां पर सिलोन पड़ता है, सिलोन, CYLONE, ये सिलोन, सिलोन। तो इस क्षेत्र में जो राजा रह रहे थे, ये क्योंकि ये लोग भी साउथ के जो थे चोल वगैरह का पूरा डायनेस्टी बन गया था, है ना। तो इस समय चोल वगैरह सारे राजपूतों का पूरा क्षेत्र, इधर से पूरा इंडोनेशिया तक राजपूतों का, चोल वंश के टाइम में राजपूतों का पूरा एरिया बन गया था। ठीक है, तो यहां पर जो थे ना, तो ये लोग क्या करते थे, सिलोन में, सिलोन से कैसे कल्पना कर रहे थे, तो सेंड देयर मर्चेंट डाउटर, वो क्या करते थे कि इन राजाओं के पास अपनी डाउटर को भेजते थे। ठीक है, इसके जो मर्चेंट थे, मुसलमानों के जो व्यापारी होते थे ना, व्यापारियों को क्या करता था कि सिलोन के मर्चेंट के, सिलोन में मर्चेंट के पास भेज देते थे, मतलब मर्चेंट मुस्लिम होते थे, मुस्लिम के बेटियों को भेज देते थे, और धीरे धीरे वो क्या करता था, इन्हीं राजपूत फैमिली में अटैच होते थे। ठीक है, और अटैच होते होते इतना ज्यादा कल्चर बन गया था पूरे इंडिया में कि बहुत सारी मुस्लिम गर्ल्स यहां आकर के राज परिवार में रह रही थी। ठीक है, तो पूरा क्या हुआ था कि एक ही दिन ऐसा नहीं हुआ था कि आ गया पूरा धर्म और लूट लिया और पूरा शासन कर लिया, ऐसा नहीं हुआ था। पूरा कल्चर बन रहा था, पूरा मुस्लिम कल्चर, पहले कल्चर डेवलप हो रहा था। तो ये पूरे एरिया में धीरे धीरे क्या, महिलाओं की वजह से, मुस्लिम महिलाओं के वजह से एक कल्चर डेवलप हो रहा था, क्योंकि वो राज परिवार में आती थी, अपने संस्कारों को करती थी, तो उस तरह से क्या हो गया कि एक कल्चर डेवलप हुआ था। इसी कल्चर के टाइम में अब आगे आते हैं कि जब कल्चर डेवलप हुआ तो इन्वीजन हुआ, जिसमें बाबर ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत कब्जा किया। ठीक है, उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत उसके हाथ में, फिर सारे वंश चले मुसलमानों के। तो ये बैकग्राउंड था कि कैसे कैसे मुसलमान इंडिया में आए, मुस्लिम कैसे आए, और राजपूतों का क्या कैसा डिवीजन था, और क्या क्या वंश थे। अब हम उन वंश के बारे में जानते हैं, डायनेस्टी के बारे में, राजपूत की उन डायनेस्टी के बारे में जो डायनेस्टी पूरे भारत में फैली थी। यानी कि अब हम अगली टॉपिक पर चर्चा करते हैं, राजपूत डायनेस्टी इन इंडिया, यानी टाइटल लेंगे क्या, राजपूत डायनेस्टी इन इंडिया। ठीक है, तो ये राजपूत डायनेस्टी इन इंडिया, इसको समझ लीजिए। ठीक है, इसमें जब राजपूत डायनेस्टी आती है तो एक डायनेस्टी की चर्चा होती है, उसको गंगा डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है, एक गंगा डायनेस्टी, राजपूतों की डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी। ठीक है, गंगा डायनेस्टी। ठीक है, गंगा डायनेस्टी। ठीक है, तो गंगा डायनेस्टी की जब चर्चा करते हैं तो गंगा डायनेस्टी दो हिस्से में बटा था। गंगा डायनेस्टी दो हिस्से में बटा था। एक हिस्सा था
वेस्टर्न गंगा, है ना। एक पार्ट था गंगा डायनेस्टी का वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी और दूसरा पार्ट था ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। यानी गंगा डायनेस्टी दो हिस्से में डायनेस्टी चल रहा था, एक वेस्ट वाले एरिया में और एक ईस्ट वाले एरिया में। तो वेस्ट वाले एरिया की पहले बात कर लें कि वेस्टर्न, यहां तो वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी, यहां पर क्या लिखेंगे वेस्टर्न, वेस्टर्न वेस्टर्न गंगा GNG गंगा डायनेस्टी, डायनेस्टी डायनेस्टी भाई, ये जो पिक्चर कुछ है लगा हुआ वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी का, इसका टाइम लिख लिए 250 AD से लेकर के 1004 AD तक ये पूरा डायनेस्टी जो चला ये वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी था। ठीक है, इसका टाइम लिख लीजिए, ये पूरा डायनेस्टी था जो वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी था। ठीक है, इसमें इसको इस डायनेस्टी को मैसूर, मैसूर जो आज आपको मैसूर का जंगल सुने मध्य प्रदेश के पास है ना, वहां से डायनेस्टी ऑपरेट होता था। तो मैसूर, इसको लिख लीजिए, मैसूर से डायनेस्टी ऑपरेट होता था, मैसूर से, मैसूर, है ना। मैसूर वाले स्टेट को गंगावदी कहते थे, यानी कि उस स्टेट में जो डायनेस्टी बना था उसका नाम था गंगावदी, गंगावदी, गंगावादी कहते थे हिंदी में, गंगावादी। कौन लोग है भाई, गंगावादी है, GNGAVADI, गंगावादी है ये लोग, है ना। यानी ये डायनेस्टी किस नाम से पॉपुलर था, गंगावादी के नाम से। और इसके जो फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, उसके बारे में लिख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस डायनेस्टी के यानी वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी के फाउंडर जो थे, फाउंडर FOUNDER, फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर थे कोंगनी वर्मन, इनका नाम पढ़ लीजिए, कोंगनी वर्मन इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। और इन्होंने जो डायनेस्टी बनाया गंगावादी, यानी जो वेस्टर्न गंगा घाट का डायनेस्टी बना, उसमें इनके सक्सेसर हुए, यानी इनके बाद जो गद्दी पर आया, यानी कोंगनी वर्मन के बाद जो गद्दी पर आया वो माधव फर्स्ट और हरिवर्मन, ये दो, हरिवर्मन और माधव फर्स्ट। ये हरिवर्मन और माधव फर्स्ट क्या हुए, तो ये डायनेस्टी संभाले किसको, तो वेस्टर्न गंगा घाट वाली डायनेस्टी को। और इन्होंने अपना मिलिट्री एसोसिएशन किया, अपना सैनिक रिलेशन बनाया चालुक्य से और पल्लव से, है ना। चालुक्य पल्लव कौन थे, तो साउथ में डायनेस्टी थी राजपूतों की, तो राजपूत अब क्या हो गया, साउथ और पल्लव चालुक्य से भी रिश्ता बन गया। यानी ऐसा हो गया कि भारत, पहले तो भारत ऐसे था ही, ऐसे भारत था, है ना, ये पूरा भारत है और इधर से हमारा एक कश्मीर हो जाता है, एक गुजरात हो जाता है, इस तरह से भारत है। ठीक है, तो इसमें जो था ना, इधर तो चालुक्य वगैरह वंश था और यहाँ पर क्या हुआ, मैसूर में डायनेस्टी बना, कौन सा, तो गंगा डायनेस्टी। तो इनका रिलेशन यानी मिलिट्री रिलेशन इन सब से बना, यानी अब ये पूरा राजपूताना इधर क्षेत्र बन गया, इधर गंगा तक फैल गया। ठीक है, तो ये पूरा राजपूताना क्षेत्र बन गया, तो एक पूरा डायनेस्टी इस तरह से बना। ठीक है, अब है ईस्टर्न गंगा, ईस्टर्न गंगा इधर वाला रीजन रह गया बाकी, है ना। तो इधर वाला रीजन में बन गया क्या, ईस्टर्न गंगा, है ना। ईस्टर्न गंगा रूल्ड कलिंगा, उड़ीसा जो आप जिसको जिसको कहते हैं, फ्रॉम, अब ये डेट लिख लीजिए, ईस्टर्न गंगा, ये ईस्टर्न गंगा का डेट है, यानी ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ईस्टर्न EASTERN, ईस्टर्न गंगा GNG गंगा और डायनेस्टी DYNASTY डायनेस्टी। ठीक है, तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को लिख लीजिए। वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट डेट है, ये दोनों डेट लिख लीजिए। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से क्या हुआ कि गंगा डायनेस्टी दो हिस्सों में बट गया। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर लिखा हुआ आर्किटेक्चर ऑफ वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी। उस समय हमने बताया था कि आर्किटेक्चर पूरे भारत में इतना बेहतर था, मतलब सोचिए कि वो जो अजंता एलोरा का जो बिल्डिंग है वो, उसकी आर्किटेक्चर, इन बिल्डिंगों को देखिए कि कितनी मेहनत है, पत्थर के सारे बिल्डिंग है, इन पत्थरों पर कितनी कारीगरी की गई है ना। कितना मतलब बेहतरीन उस समय आर्किटेक्चर था, यानी घर वगैरह कैसे बन रहे थे, देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत घर, है ना। राजाओं का राजमहल था, ठीक है, ये सारे राजमहल, है ना। तो कितनी खूबसूरत थी ये सारी आर्किटेक्चर को देख करके आप कह सकते हैं कि कितना बेहतरीन आर्किटेक्चर उस जमाने में था। ऐसे ही अजंता एलोरा एलिफेंटा में जाएंगे तो आर्किटेक्चर, पत्थरों के बीच इतना ज्यादा नक्काशी है। सोचिए कि एक पत्थर पर छेड़ी हथौड़ा लेकर के कितने कुशल कारीगर होते होंगे, कितने कारीगर होते होंगे, कैसे ऐसे ऐसे महल बना देते थे।
ठीक है। तो आर्किटेक्चर बहुत बेहतर था उस टाइम में ही, आर्किटेक्चर बहुत बेहतर था, ठीक है। अब आता है उसी टाइम में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, है ना। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का नाम, डेट मैंने लिखा दिया था, एक कलिंग यानी कि जो उड़ीसा है उसकी हम बात कर रहे हैं, रूल फ्रॉम द कलिंग, कलिंग से रूल होता था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, डेट लिख लीजिएगा, 10,028 से लेकर के 14,034 टू 35 तक ये डायनेस्टी था। इसी डायनेस्टी काल में सन टेम्पल यानी सूर्य मंदिर, जिसको घूमने जाते हैं उड़ीसा लोग, तो सूर्य मंदिर देखने जाते हैं। ये सन टेम्पल यानी सूर्य मंदिर है, क्या है, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, है ना, ये सूर्य मंदिर है ना। तो सूर्य मंदिर है, इसको सूर्य मंदिर कहते हैं, है ना। यहां जाते हैं लोग, देखिए सब लोग घूमने गए हैं, ठीक है। तो सूर्य मंदिर अक्सर उड़ीसा जो जाते हैं सन टेम्पल घूमने जाते ही हैं, है ना। तो सन टेम्पल जाइएगा तो वहां पर, तो इसको इन्हीं राजा साहब ने, जो जिनकी तस्वीर है, तस्वीर जो देख रहे हैं, इन्हीं राजा साहब ने इसको बनाया था, है ना। इनका नाम था नरसिम्ह देवा, नरसिम्ह देवा, इन्होंने ही सन टेम्पल बनाया था, ठीक है। इस सन टेम्पल में देखिए कितने बेहतर आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर देख करके तो लगता है कि कितना मेहनत से काम किया गया होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से पूरा डायनेस्टी, मैंने इस डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी की बात की। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसी में जगन्नाथपुरी का भी देख लीजिए। जगन्नाथ जाइएगा तो जगन्नाथपुरी मंदिर है भगवान का, है ना, विष्णु भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है। ये भी उसी काल का है, और इनको बनाया था अनंत वर्मन ने, जो कि उसी डायनेस्टी का थे, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का। एक कलर किया हुआ है, इसका आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत, उसी आर्किटेक्चर में सब पत्थर का बना हुआ, ऊपर से पेंट किया हुआ इस बिल्डिंग पर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कि कितनी खूबसूरत आर्किटेक्चर उस समय की थी, ठीक है। तो ये सब है इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट डेज था चालुक्य का, राजपूतों का, ठीक है। लिंग्याज टेम्पल, लिंग्याज टेम्पल में भगवान शिव, शंकर की मूर्ति, शिव की, SHIV, शिव, लॉर्ड शिवा, है ना, लॉर्ड शिवा की ये टेम्पल है। खूबसूरत सा टेम्पल है, जाकर के देखिएगा, घूमने लायक टेम्पल है। यहाँ पर जाते हैं लोग, अक्सर जाते हैं भुवनेश्वर, उड़ीसा जाते हैं तो भुवनेश्वर में एक जाते घूमने के लिए। केसारीस नाम के राजा जो थे ना, उन्होंने केसारीस नाम के राजा ने, केसारीस यहाँ पर लिखा हुआ, केसारीस नाम के राजा ने इस शिव टेम्पल को, इसको यानी लिंग्याज के नाम से, शिव टेम्पल क्या है, लिंग्याज, है ना, लिंग्याज, LINGAYAS, लिंग्याज टेम्पल, यानी हिंदी में कुछ और कहते होंगे, लिंग वर्मन या ऐसे कुछ कहते हैं, ठीक है। शंकर भगवान की टेम्पल है। नेक्स्ट, अब ये देखिए, इसके बाद जो आया ना, वो है दूसरा डायनेस्टी, पल्लव। ये भी राजपूत की डायनेस्टी थी, ये भी साउथ की डायनेस्टी थी, जो पल्लव डायनेस्टी थी, ठीक है। अब पल्लव डायनेस्टी के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं। पल्लव डायनेस्टी में राजा साहब थे जिनका नाम था नरसिम्हा वर्मन सेकंड, ये नरसिम्हा वर्मन सेकंड थे, नरसिम्हा वर्मन सेकंड, है ना। इन्होंने पल्लव वंशी का, पल्लव डायनेस्टी का, PALLAVA, पल्लवा डायनेस्टी, NASTY, पल्लवा डायनेस्टी को इन्होंने फाउंडेशन दिया था, है ना। और यहां पर एक कैपिटल बनाए थे, साउथ के थे, और चेन्नई, जो आज चेन्नई कहते हैं, चेन्नई में, है ना, एक शहर बनाया था इन्होंने, महाबलीपुरम, एक शहर है महाबलीपुरम चेन्नई में, वहां इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था, है ना। नरसिम्हा सेकंड के नाम से, नरसिम्हा सेकंड इनका नाम था, है ना। टाइम लिख लीजिए, टाइम था 700 से लेकर के 729 AD के बात है। ये राजा बने थे, फाउंडर बने थे पल्लव डायनेस्टी का। तो पल्लव डायनेस्टी दूसरी राजपूतों की डायनेस्टी, तो एक डायनेस्टी और बन गई पल्लव डायनेस्टी, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया पल्लव डायनेस्टी, इनका जो क्रिएशन था पल्लव डायनेस्टी में, पैगोडाज, ऐसे जब मंदिर बने, मंदिर है, मंदिर में जब 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, ऐसे कई लेयर में छत ऊपर दिए बनाया जाता है, तो इसको कहते हैं पैगोडा। क्या कहते हैं, PAGODA, पैगोडा, ठीक है। तो पैगोडा का मतलब होता है मंदिर, और मंदिर में जब इस तरह का आर्किटेक्चर होता है तो उसको पैगोडा कहते हैं, ठीक है। तो पैगोडा
यहाँ जो उड़ीसा में आपको 7 पैगोडा मिलेगा, 7 पैगोडा, है ना। ये 7 पैगोडा इसी डायनेस्टी में बना था, इस डायनेस्टी में बना था 7 पैगोडा, 7 पैगोडा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए कि 7 पैगोडा जो उड़ीसा में मिले, जो साउथ में आपको मिलेगा, वो सारे 7 पैगोडाज किसके? पल्लव वंश के थे। ये पल्लव वंश बहुत ही बेहतरीन काम किया था अपने टाइम में, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब चोलाज, उसी तरफ एक और डायनेस्टी है साउथ का, वो चोलाज था, है ना। चोलाज डायनेस्टी, चोल वंश कहते हैं, चोल वंश, है ना। चोल वंश देखिएगा, ये पूरा क्षेत्र जो उड़ीसा का कहलाता है कोरोमंडल कहलाता है। आज भी इसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल। तटीय क्षेत्र क्या है उड़ीसा का? कोरोमंडल, CHOROMANDAL, कोरोमंडल। एक कोरोमंडल क्या है? तो ये ओरिजिनल शब्द था इसका चोलोमंडल। चोलोमंडल कौन था? तो जो चोल वंश के जितने भी मेंबर थे ना, उसको चोलोमंडल बोला जाता था। उन्हीं के नाम पर ये चोलोमंडलम क्षेत्र बन गया है। पूरा क्षेत्र उन्होंने जीता था, देख लीजिए पूरा लाल लाल, ये पूरा क्षेत्र जीता था चोल वंश वालों ने, ये पूरा, और इधर वाला भी क्षेत्र जीत लिया था। और इधर इस क्षेत्र में भी मलाया पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है? जहां पर दो तीन क्षेत्र पानी भर जाता है ना लैंड एरिया के, वो बड़ा लैंड एरिया का क्षेत्र का कहलाता है पेनिनसुला कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तो एक भारत भी ऐसा प्रायद्वीप है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, और एक इधर जाएंगे मलाय, जहां इंडोनेशिया वगैरह का जो आइलैंड वगैरह है ना, ये पूरा का पूरा इधर देखिए पानी वाला क्षेत्र, तो ये मलाया प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये सारा क्षेत्र की जो है ना, ये चोल वंश वालों ने पूरे एरिया में अपना साम्राज्य बनाया था। तो ये बहुत ही फैला हुआ साम्राज्य था, बहुत बृहद साम्राज्य था। इसके बारे में इनके जो फाउंडर थे उनका नाम लिख लीजिए, बाजिया लाया, ये इनके फाउंडर थे, बाजिलाया, ठीक है। ये क्या थे? तो एक चोल आर बिलीव टू हैव, है ना, ओवरथ्रोन पल्लव को इन्होंने हटा दिया था, पल्लव वंश को हटाया था। इधर देखो, देखिए ये वाला एरिया जो पल्लव वंश का था, पल्लव डायनेस्टी को इन्होंने हटाया था, है ना, इन साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया में पल्लव वंश नहीं था, यानी पूरा कब्जा किसका हो गया? अब पूरा का पूरा कब्जा किसका हो गया? अब पूरा का पूरा कब्जा किसका? तो चोल वंशों का हो गया, ठीक है, साउथ इंडिया में, है ना। एंड बिकेम प्रोमिनेंट इन 9th सेंचुरी, और 9th सेंचुरी के दौरान ये वंश पूरे इंडिया में, पूरे साउथ इंडिया में सबसे प्रोमिनेंट हो गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा कब्जा हो गया, बहुत बड़ा क्षेत्र इसने कब्जा कर लिया। एस्टेब्लिश्ड एन एम्पायर, है ना, इसका पूरा साम्राज्य बन गया, एक छोटा सा राजा नहीं रहा अब, एम्पायर कंप्राइजिंग द मेजर पोर्शन ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का ज्यादातर हिस्सा इनके कब्जे में था, चोल वंशों के बारे में। दे ऑल्सो एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल टू श्रीलंका, और श्रीलंका भी इन्होंने कब्जे, देखो यहां श्रीलंका पर ही कब्जा कर लिया, यानी साउथ इंडिया के साथ साथ पूरा श्रीलंका कब्जा कर लिया था, यानी पूरा श्रीलंका पर साम्राज्य बन गया था। किसका साम्राज्य बन गया था? तो चोल वंशों का। चोल वंश बहुत ज्यादा फैल गए थे, और ये चोल वंश वाले, चोल डायनेस्टी वाले क्या थे कि उधर पेनिनसुला, मलाया पेनिनसुला, यानी मलाया जो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह का जो एरिया पड़ता है ना, इस एरिया में भी ये पूरा फैल गए थे पूरा, है ना। तो बहुत, इसीलिए अभी भी जाएंगे आपको उधर इंडियन मिलेंगे, बहुत सारे इंडियन मुस्लिम्स मिलेंगे, यानी पूरे इंडोनेशिया में मुस्लिम इंडियंस की संख्या काफी मिलेगी आपको, क्योंकि ये सब वहीं एक्सटेंडेड हुए थे, फैले थे सब, ठीक है, पेनिनसुला, एंड दस आर कॉल्ड इंपीरियल चोलाज। और जब ये बाहर फैले इंडिया से बाहर, तो इनको इंपीरियल चोलाज के नाम से पुकारा जाने लगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि ये चोल वंश कितना मतलब अच्छा शासन किया और कितने बृहत मात्रा में आगे। तो ये राजपूतों का पूरा डायनेस्टी था, ये जितनी भी डायनेस्टी की चर्चा कर रहे हैं ये सब राजपूतों का डायनेस्टी था, यानी राजपूत पूरे भारत में चारों तरफ फैल गए थे। देखिए कैसे फैले हुए थे, ये सारा पूरा एरिया, है ना, पल्लव, पाल वंश, इसके बाद पाल डायनेस्टी आई, है ना, पाल डायनेस्टी आई, फिर उसके बाद चालुक्य डायनेस्टी था, है ना, प्रतिहार राष्ट्रकूट हमने डिस्कस कर दिया था, राष्ट्रकूट वंश आया था, और इधर वाला, है ना, इधर वाला प्रतिहार राजपूत जिसको कहते हैं वो डायनेस्टी थी। तो पूरा इंडिया में क्या होता, राजपूतों का पूरा क्षेत्र देख लिए, पूरा इंडिया क्या था, राजपूतों के हाथ में आ गया था, यानी राजपूत का पूरा एम्पायर चल रहा था। तो इसमें हम राजपूतों की जब चर्चा करते हैं तो 3 राजपूत डायनेस्टी था, जो कि पूरा, एक पाल था, दूसरा प्रतिहार था,
और तीसरा था राष्ट्रकूट। ये तीनों एक ही टाइम चलने वाला बड़ा सा राजपूत राजवंश था, राजपूत एम्पायर था। समझ में आ रही बात? तो पूरा डायनेस्टी था राजपूतों का, यानी पूरे भारत में अब शासन किसका था? तो राजपूतों के हाथ में शासन चल रहा था। इसी समय मैंने बताया कि कैसे कैसे इन राजपूतों के बाद मुस्लिम इन्विजन हुआ। तो उसका एक प्लानिंग क्या था कि ये एरिया जो देख रहे हैं भारत का, मैंने बताया था कि इधर से हुन्स आते थे, ये हुन्स आकर के सेटल हुए थे, और इधर से उस समय शक के कुषाण वगैरह आए थे, वो सब सेटल हुए थे, सब इंटरमिंगल हो गए थे, सब राजपूत बन गए थे। उसके बाद श्रीलंका से, ज्यादातर श्रीलंका से एक्टिविटी क्या हुई, जो सिलोन वाले थे, सिलोन CYLON, तो यहाँ के जो राजा थे, जो यानी कि चोल वंश वाले के पास क्या करते, मुस्लिम मर्चेंट आते थे, मुसलमान मर्चेंट आते थे, और वो क्या करते थे, अपनी डाउटर्स को फैमिली में इनके छोड़ देते थे, है ना। तो वो अपने डाउटर्स को छोड़ देते थे। इस तरह से धीरे धीरे वो सारी मुस्लिम लेडीज धीरे धीरे इन राजपूत फैमिली में फैलने लगी, पूरा राजपूत फैमिली में सारे मुस्लिम फैल गई। अब क्या हुआ कि एक मुस्लिम कल्चर डेवलप हुआ और पूरा मुस्लिम कल्चर धीरे धीरे पनपने लगा। इसी समय इस रास्ते से, यानी कि ये वाला जो अफगानिस्तान वाला रास्ता है, इधर से चोर उचक्के आते जाते रहते थे। अहमद से अब्दाली, है ना, मोहम्मद गजनी, ये सब चोर थे, सब अरब वाले कंट्री वाले थे, और ये सब मुस्लिम ही थे। ठीक है, तो ये मुस्लिम सब, चूंकि इनकी पूरी कल्चर यहाँ पनप गई थी, पूरा कल्चर चल गया था, जो महिलाएं आती थी अपना संस्कार तो करेगी ही, जो जिस धर्म के रहेगी, तो एक कल्चर बन गया था पूरा इस राजपूत फैमिली के भीतर। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारे आ गए यहां पर, तो फिर क्या हुआ, प्लान किया गया। मैंने बताया कि ये गाजियाबाद, दिल्ली का गाजियाबाद एरिया, यहां पर क्या था, उनका सेंटर था प्लान करने का। गाजा पट्टी, गाजियाबाद, ऐसे जगहों पर क्या करते थे, वो प्लानिंग करते थे। और धीरे धीरे जब इन्विजन हुआ, बाबर ने जो कब्जा किया, और उसके बाद जो मुगलों का टाइम आया, तो इसके बाद सारे मुस्लिम्स एम्पायर आ गए। ठीक है, तो इस तरह से अब हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे द कमिंग ऑफ मुस्लिम्स, अब मुस्लिम्स कैसे भारत में आए। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूं ठीक रहेंगे। टेक केयर योरसेल्फ, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।